नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो इसका अंक बार दिया है वो दिया है 4 अंक का। और इसमें जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इसमें लघुत्रात्मक क्वेश्चन आने की संभावना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने की संभावना है जो 4 अंक का होगा। तो इसमें जो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वो सारे अपन ने लघुत्रात्मक क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। तो इसके आंसर लिखते समय हम वो सभी अनुमान देंगे कि जो अब तक के अर्थशास्त्रियों ने जो लगाए हैं उनमें सबसे पहले बात करें अपन कि देश में सबसे पहले जो गरीबी का मापन किया गया वो किया गया 1868 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यदि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि संभावना इसमें लघुत्रात्मक क्वेश्चन आने की ही है, लेकिन बाय द वे कई बार क्या है 25% इधर उधर हो जाता है। तो उसमें यदि शॉर्ट आंसर आता है, मतलब MCQ आता है, तो ये प्रश्न बनता है इसमें कि देश में सर्वप्रथम गरीबी का मापन किसने किया? तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा ये तो है आज़ादी से पहले की बात। और इसके अलावा और है स्वतंत्रता से पूर्व है राष्ट्रीय जो नियोजन समिति थी वो भी क्या करती थी? इसके गरीबी का मापन करती थी। तो ये दोनों बात कब की हो गई? जब देश आजाद हुआ उससे पहले। लेकिन अपन आजादी के बाद की बात करें तो अपना देश का आजाद होने के बाद 6 समितियां बनाई गई है। अब तक आजादी से लेके अब तक कितनी समितियां बनाई गई है? 6 समितियां। और इन समितियों का काम क्या रहा? गरीबी का अनुमान लगाना। और उसमें सबसे पहले जो योजना आयोग है उसने एक कार्य समूह बनाया और वर्ष 1962 में। इनका सिर्फ अपने को नाम याद करना है। इंपॉर्टेंट जो है 5 और 6 है जिनका अपन डिस्क्रिप्टिव रूप से अध्ययन करेंगे। और दूसरी है VM दांडेरकर और नीलकंठ रथ ने जो 1971 में। और तीसरी है अलग समिति जिसको 1979 में यह समिति गठित की गई थी। इसने प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता आधारित रिपोर्ट पेश की। और चौथी है लकड़ावाला समिति जो 1993 में बनाई गई थी। और इसने 1993-94 के लिए और 2004-05 के लिए गरीबी के अनुमान लगाया। तो ये 4 समितियां की बात अपन कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट जो है तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति, इनके बारे में बात करते हैं। तेंदुलकर समिति जो बनाई गई वो 2009 में बनाई गई। और इन्होंने क्या किया? गरीबी निर्धारण के लिए जो आधार रखा वो रखा उपभोग व्यय, कि कितना व्यय कर सकता है आदमी अपने आवश्यकता की वस्तुओं के लिए। अब आवश्यकता की वस्तुएं क्या क्या होंगी? उसमें खाद्यान्न भी होगा और गैर खाद्यान्न। तो खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं का जो न्यूनतम मात्रा कितनी जरूरत है एक व्यक्ति को, तो उनकी उपभोग व्यय लिया। और गरीबी रेखा इसको बास्केट माना। इसको क्या रेखा? गरीबी रेखा बास्केट, कि एक व्यक्ति को मिनिमम क्या आवश्यकता है। मान लो उसको कपड़े भी जरूरत है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आगे लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से उसको। क्योंकि जैसे साबुन, तेल, कोलगेट, उसको कपड़े, खाना, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक व्यक्ति को मिनिमम कितनी ज़रूरत होती है? तो इस तरीके से सभी वस्तुएं जो हैं जिसमें खाद्यान्न भी है गैर खाद्यान्न भी है, इनकी जो न्यूनतम मात्रा है, इस समूह है, इसको इन्होंने नाम दिया गरीबी रेखा बास्केट। क्या नाम दिया? गरीबी रेखा बास्केट। तो इसके माध्यम से इन्होंने ये तय किया कि एक व्यक्ति को मिनिमम कितनी मात्रा चाहिए। और उसके अनुसार फिर कि इस गरीबी रेखा पर या इस जो गरीबी रेखा जो बास्केट है इसको खरीदने के लिए वर्ष 2011-12 में गांवों में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में कितने रुपए की आवश्यकता है? तो शहरी क्षेत्र में तो 1000 रुपए चाहिए। और ये बास्केट की जो न्यूनतम मात्रा ली वो कितने एक व्यक्ति के लिए है? कितने? 1 माह के। इसका मतलब 1000 रुपए शहरी क्षेत्र में यदि एक व्यक्ति कमा लेता है तो वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी? गरीबी रेखा बास्केट, ये सारी चीजें खरीद सकता है। और यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वह ग्रामीण क्षेत्र में 876 रुपए में एक व्यक्ति अपना ये गरीबी रेखा बास्केट है ये खरीद कर अपना काम चला सकता है। यदि इससे कम कमाता है
तो वह क्या माना गया, गरीब माना गया। और इस तरीके से जो तेंदुलकर समिति है, इस तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में अपने यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो कितने थे, 21.9%। तो इसने इस तरीके से अपना अनुमान निकाला और अपने आबादी का 21.9% लोग गरीब हैं, ये इन्होंने बताया। दूसरा है सी रंगराजन समिति, और इसने 2014 के अंदर इसकी स्थापना की गई। दोनों ने सेम प्रोसेस अपनाया। जिस तरीके से यहाँ पे तेंदुलकर समिति ने जो गरीबी रेखा बास्केट को आधार लिया था, उसी तरीके से यहाँ पे सी रंगराजन ने भी क्या लिया, गरीबी रेखा जो बास्केट है, जो मतलब व्यक्ति की खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, उनको इन्होंने भी आधार लिया। और इस आधार पे सी रंगराजन ने बताया कि 2011-12 में शहरी क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसको कितने रुपए की जरूरत है, 1407 रुपए की प्रति माह, और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए की जरूरत है। यदि इनसे कोई कम कमाता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। और इसके अनुसार सी रंगराजन के अनुसार 2011-12 में भारत की जितनी भी आबादी है उस आबादी का 29.5% जो लोग हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे जो 6 समितियां बनाई गई थी इन सब का अध्ययन किया, और ये आप आंसर लिख सकते हैं यदि क्वेश्चन आता है तो। इसमें कोई छोटा क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि देश में सर्वप्रथम गरीबी का मापन किसने किया, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, तेंदुलकर समिति के अनुसार जो 2011-12 में जो गरीब लोग हैं वो भारतीय कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है, तो यहाँ पे है 21.9%। या इसके अलावा और क्वेश्चन बनता है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरों में एक व्यक्ति के लिए कितने रुपए की मिनिमम जो गरीबी रेखा मानी है वो कितने की, 1000 रुपए की, और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी मानी है, 876 रुपए की। और सी रंगराजन समिति ने क्या माना है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है, दोनों का जो अनुमान निकालने का जो आधार है वो दोनों एक ही है कि गरीबी रेखा बास्केट। इन्होंने सी रंगराजन समिति ने माना है 11-12 में कि 1407 रुपए किसको चाहिए, शहरी क्षेत्र वाले व्यक्ति को, और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को कितने चाहिए, 972। जब यहाँ पे इसने क्या बढ़ा दी, मतलब उसकी आमदनी बढ़ाई है कि ज़्यादा पैसे की जरूरत है, तो अपनी यहाँ पे जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो अधिक हो गए, और वो आबादी का कितना हो गया, 29.5% लोग। तो इस तरीके से आंसर आप लिख सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको समय देता हूं 2 सेकंड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के कारणों को स्पष्ट कीजिए कि भारत में जो गरीबी है उसके क्या कारण है। उन कारणों के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चार्ट के माध्यम से इसको अध्ययन करते हैं तो आप आराम से इसका आंसर लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। गरीबी के जो कारण हैं वो कितने हैं, प्रमुखतः 4। कौन कौन से, एक है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण, और चौथा है अन्य कारण। इन 4 भागों में अपन ने इनको बांटे हैं। तो पहले बात करते हैं सामाजिक कारण। कौन कौन से सामाजिक कारण है जिसकी वजह से भारत में गरीबी बढ़ रही है। तो एक तो यह है कि भारत में जन्म होता है, विवाह और मृत्यु, ये जो तीनों ही काम है, इनकी जो परंपराएं हैं वो बहुत ही खर्चीली है, और इससे क्या होता है, व्यक्ति को अनायास ही खर्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। दूसरा, बेटे के जन्म की चाहत में जनसंख्या वृद्धि होती है, और जब आप जानते हैं एक परिवार में यदि जनसंख्या वृद्धि होगी, या कहें कि उस परिवार में मेंबर अधिक होंगे, तो वो परिवार कैसा हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, क्योंकि आमदनी कम है और खाने वाले अधिक हैं, मतलब खर्चा अधिक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। इसके आगे बात करें
कि समाज क्या है, जातियों में विभाजित है। समाज किस में विभाजित है, जातियों में। और समाज ने एक बड़ा जो हिस्सा है उसको, पिछड़े हिस्से को क्या किया, गरीबी से बाहर आने का अवसर ही नहीं दिया, मतलब पढ़ने लिखने का अवसर ही नहीं दिया। इस वजह से ये जो सामाजिक कारण है, कौन कौन से, जन्म, विवाह और मृत्यु की जो खर्चीली परंपराएं हैं उसकी वजह से, बेटे की चाहत में जनसंख्या वृद्धि, और ये जो जाति प्रथा है, मतलब ये जो समाज जाति में बटा हुआ है, जिसकी वजह से एक बड़े हिस्से को क्या करने नहीं दिया, शिक्षा प्राप्त नहीं करने दी। ये सारे जो कारण है, इनकी वजह से क्या है, भारत में गरीबी है। तो इस तरीके से अपन ने देखा सामाजिक कारण। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक स्थिति क्या है, भारतीय लोगों की कमजोर है। और जब आर्थिक स्थिति कमजोर है, व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो क्या वह अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य दिलवा सकता है? नहीं दिलवा सकता। इसका मतलब जैसे आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर होती है तो वह शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कम करेगा, और जब शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कम करेगा तो उसके जो बच्चे हैं उनमें गुणवत्ता कम होगी, क्वालिटी कम होगी। क्योंकि शिक्षा से ही क्या आती है, बच्चे में क्वालिटी आती है। यदि क्वालिटी आती है तो क्या होता है, अच्छा कमाई करेगा। तो यहाँ पे जब शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो उसकी गुणवत्ता कम होगी, और जब गुणवत्ता कम होगी तो क्या होगा, गरीबी में फिर वृद्धि होगी, मतलब गरीबी ही रहेगा। और यदि जैसे मान लो आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो फिर आप जानते हैं जब एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो क्या होगा, वह उसकी गुणवत्ता कम होती जाएगी, उसका शारीरिक कमजोर हो जाएगा, तो वह काम करने लायक नहीं रहेगा, फिर वापस क्या हो जाएगी, गरीबी में वृद्धि होगी। इस तरीके से ये जो आर्थिक कारण है जिसकी वजह से क्या है, गरीबी बढ़ती है और पिछड़ापन व्यक्ति के अवसर कम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए किसी परिवार में पैसा नहीं है तो वह अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, अच्छा स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकता। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि यदि पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, तो क्या होगा, व्यक्ति के पास में अवसरों की कमी होगी। तो ये कारण है आर्थिक कारण। इसके बाद हम बात करते हैं अपन राजनीतिक कारण। राजनीतिक जो कारण है उनमें एक तो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। देखा जा सकता है कि भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना से पहले तक भारत में कोई भी गरीब कम करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, और यदि कुछ प्रयास किए गए, कुछ योजनाएं बनाई गई, तो उन योजनाओं का जो लाभ है वो लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। तो इसकी वजह से क्या है, राजनीतिक कारण जो है इनकी वजह से भी व्यक्ति क्या रह जाता है, गरीब रह जाता है। हालांकि अभी इसमें काफी परिवर्तन हुआ है। जो डायरेक्ट ट्रांसफर जो नीति अभी अपनाई गई है कि जिससे जिस व्यक्ति को भी योजना का लाभ देना है उस तक पहुंचने का जो प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, बड़ा सराहनीय है। लेकिन पहले के राजनीतिक कारण यही है कि क्या होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में जो योजनाएं हैं उनका लाभ लक्षित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। वर्तमान में काफी हद तक इसको कम किया गया है और लक्षित समूह तक पहुंच जाने लगे। आगे बात करते हैं अन्य कारणों में। अन्य कारण क्या है, शिक्षा का निम्न स्तर। अपने यहाँ पे शिक्षा का यदि निम्न स्तर है जिसकी वजह से भी गरीबी बढ़ती है। उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव, गरीब व्यक्ति में उद्यम लगाने का विचारों का अभाव होता है। वह हमेशा मजदूर व्यक्ति क्या करता है, देखा होगा आपने, मजदूरी के बारे में ही विचार रखता है। वह नहीं चाहता कि वह खुद का कोई काम करने, क्योंकि उसको नजर आता है कि कहीं लॉस हो गया तो मेरा परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा। तो इस वजह से उसमें क्या है, उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव है। नेक्स्ट है रोजगार तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। उसको शिक्षा कैसी देनी चाहिए, रोजगार परक, कि जिससे व्यक्ति को क्या मिले, रोजगार मिले, और व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए उसको कि वह व्यवसाय कर सके। इसका क्या है, अभी अभाव है। अभी जो अपनी शिक्षा पद्धति है उसके माध्यम से व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता, वह पढ़ लिख के भी बेरोजगारी रह जाता है क्योंकि उसको कोई हाथ का हुनर नहीं सिखाया जाता। आगे स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। व्यक्ति एक बार कोई बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में क्या होगा, 15 दिन के लिए काम बंद, और 15 दिन यदि काम बंद हो गया, काम पे जाना छूट गया, तो उसका इकोनॉमिक नहीं आ पाएगी, और जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो परिवार को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता। तो ये यदि अच्छा स्वास्थ्य भी उसको सेवाएं का अभाव मिलता है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती,
तब भी व्यक्ति क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन कारणों को याद कर सकते हैं। प्रश्न जैसे ही आता है कि भारत में गरीबी के कारणों को स्पष्ट कीजिए, तो आप इन पॉइंटों के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। पहला पॉइंट है सामाजिक कारण, जिसमें अपन ये विस्तार से लिख सकते हैं। उसके बाद में आर्थिक कारण, जिसके बारे में अपन ने ये पॉइंट बताए, ये लिख सकते हैं। राजनीतिक कारण और अन्य कारण। अब मैं 2 सेकंड देता हूं आपको, ताकि आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी निवारण हेतु कोई 4 उपाय लिखिए। कि गरीबी के बारे में तो अपन ने अध्ययन कर लिया अभी, लेकिन अब इसके दूर कैसे किया जा सकता है इसको। तो गरीबी को निवारण करने के जो 4 उपाय लिखने हैं, तो कौन कौन से उपाय हैं, अपने यहाँ पे 5 उपायों के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो 4 अंक का है तो हो सकता है 4 पूछ ले, और मान लो पूरे पूछते हैं तो आप 5 लिख दीजिए। बात करते हैं सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। अभी जैसे कि अपन ने बात की थी कारणों में, कि सामाजिक जो कारण है, जिसमें अपन ने क्या लिया था कि जन्म, विवाह और मृत्यु की जो परंपराएं हैं वो क्या है, खर्चीली हैं। तो उनको क्या किया जाए, उनकी जो कुप्रथाएं हैं, जैसे मृत्यु भोज कुप्रथा है। जन्म उत्सव पे बहुत सारा अधिक पैसा खर्च कर लिया जाता है, मृत्यु भोज के ऊपर बहुत पैसा खर्च करवाया जाता है समाज के द्वारा, और व्यक्ति इतना कर्ज के नीचे दब जाता है कि वह जीवन भर उसको उतार नहीं पाता। तो ऐसी जो कुप्रथाएं हैं उन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। और जनसंख्या पर नियंत्रण, अभी अपन ने जब सामाजिक कारण पढ़ रहे थे कि अपने गरीबी के क्या क्या कारण है, उसमें अपन ने ये देखा कि समाज में बेटे की चाहत रहती है, परिवार में बेटे की चाहत होती है, उसकी वजह से क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, गरीब। क्योंकि एक कमाने वाला है व्यक्ति की, परिवार में सदस्य मेंबर ज्यादा है, तो क्या से रह जाते हैं, गरीब, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि पे भी क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। इससे क्या होगा, गरीबी कमी होगी। मान लो एक परिवार में 2 बच्चे ही हैं, तो वह अच्छी शिक्षा दिला पाएगा उनको। आगे बात करते हैं लक्षित समूह तक लाभ पहुंचाना। अभी अपन ने उसमें राजनीतिक कारणों में पढ़ा था कि जो योजनाएं यदि बनी हैं तो लक्षित जो व्यक्ति है वो उस तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा। तो अब क्या करना चाहिए हमें कि जिस व्यक्ति के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उस व्यक्ति तक उसका फायदा मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, गरीबी दूर हो जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा में और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे क्या हो, एक गरीब व्यक्ति को भी बढ़िया जगह एजुकेशन यदि मिलती है तो उसका क्या होगा, गुणवत्ता का बढ़ेगी उसकी, और गुणवत्ता जब बढ़ेगी तो उसकी जो गरीबी है वो दूर कर सकता है वह। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, मान लो पढ़ लिख लिया लेकिन यदि उसके पास रोजगार नहीं है तो फिर वही समस्या। इसलिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी जरूरी है। तो इन 5 के द्वारा जो 5 पॉइंट अपन ने लिए, इनके माध्यम से गरीबी का क्या किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन पॉइंट्सों के माध्यम से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। मान लो छोटा प्रश्न आ जाता है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, क्या अर्थ है। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं, व्यक्ति को काम नहीं मिलना या काम नहीं करना बेरोजगारी नहीं है। यहाँ पे आपको 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जरूर लिखें, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई व्यक्ति है, एक तो क्या है कि कार्य करने की योग्यता हो, मतलब काम जानता हो। दूसरा, कार्य करने की इच्छुक हो और उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, और इन दोनों के बावजूद कार्य आता भी हो और कार्य करने की इच्छा भी हो, उसके बावजूद भी यदि उसको रोजगार प्राप्त नहीं होता है तब उसको क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं हो या काम करना आए ही नहीं, फिर वो कहे मैं साहब बेरोजगारी हूं,
तब तो भाई काम यदि नहीं आएगा तो कौन लेके जाएगा। मान लो किसी को पेंटिंग करना ही नहीं आता, अरे वो ब्रश लेके जाए, अरे पता चले कि हम मुझे साहब काम कौन देगा काम उसको। तो इसलिए काम आना चाहिए, और या काम आए वो घर पे बैठा रहे कि कोई बुलाने ही नहीं आ रहा। अरे भाई बुलाना थोड़ी आएगा, आपको भी मेहनत करनी होगी, इसका मतलब आपकी इच्छा होना भी जरूरी है। तो दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी है। इसमें डेफिनेशन में जब लिखो तो दोनों बातें लिखना कि काम करने की एक तो योग्यता होनी चाहिए उसको, मतलब काम आना चाहिए, दूसरा काम करने का इच्छुक भी होना चाहिए, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, और उसके बावजूद यदि उसे काम नहीं मिले तब क्या कहा जाता है, इसको बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जो 7 क्वेश्चन है, 7 में से एक फाइनली आएगा, ये आएगा एग्जाम में 4 अंक का, और 4 अंक का ही अपना ये चैप्टर है। बेरोजगारी के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब मैंने 4 ही लिए हैं, लेकिन जितने प्रकार हैं आंसर में मैं सारे बता रहा हूं, जिससे कि आप सारे ही याद कर लें, जो भी एग्जाम में आए उसके बारे में भी लिख पाए। यदि मैं 4 ही बता दूंगा, 2 छोड़ दूंगा, पता चला कि वो उनके बारे में एग्जाम में आ गया। इस वजह से मैं जितने भी प्रकार हैं सभी बता रहा हूं। 4 प्रकार मैंने इसलिए लिए हैं क्वेश्चन में क्योंकि 4 अंक का आएगा, तो हो सकता है 4 पूछ ले। अब बात करते हैं अपन, मौसमी बेरोजगारी का मतलब यह है कि बहुत सारे व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम पे आधारित होते हैं। जैसे बात करें खेती की, कृषि की, अब 4 महीने का जब समय आता है उस समय उसको अच्छा रोजगार मिल जाता है, और उसके बाद में पूरे टाइम क्या रहता है, वह बेरोजगार रहता है। तो इस तरीके के व्यवसाय की यदि हम बात करें तो वहां पे जो काम करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए तो व्यवसाय में लगा रहता है, और कुछ समय उसका मौसम नहीं चलता है, मतलब उसका व्यवसाय नहीं चलता है, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी। दूसरी बात करते हैं तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी उसको कहा जाता है, तकनीकी की वजह से यदि व्यक्ति बेरोजगार हो जाए, मान लो नई तकनीकी आ गई, पहले किसी कारखाने में 15 लोग काम करते थे, नई टेक्नोलॉजी आई, अब जरूरत ही नहीं है, 4 ही व्यक्तियों की काम की जरूरत है, और वहां पे वही व्यक्ति काम करेगा जिसको टेक्नोलॉजी आती है। तो इस तरीके से ये तकनीक की बेरोजगारी कहलाती है। एक है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी की यदि हम बात करें तो व्यापार जो होता है, व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कोई सा व्यापार बढ़ता है तो दूसरा गिर जाता है, और दूसरा गिरता है तो उसके अलावा पहला जैसे मान लो चढ़ जाता है। जैसे बारिश के मौसम की बात करें, तिरपाल और छतरियों का व्यापार अच्छा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से व्यापार में जो उतार चढ़ाव आता है उसको कहा जाता है व्यापार चक्र, और इसके दौरान जो बेरोजगारी होती है उसको कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे विकास होता है तो तकनीकी चेंज होती है, संरचना परिवर्तन होती है, और उसकी वजह से जो बेरोजगारी आती है उसी को कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। फिर है घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसी का दूसरा नाम है भिन्नात्मक बेरोजगारी। ये क्या होती है, मान लो कोई एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है, जैसे एक कंपनी है इसमें काम कर रहा है, यहां से इसने काम छोड़ दिया, और काम छोड़ने के बाद में दूसरी कोई कंपनी है उसमें काम के लिए जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आज इसने काम छोड़ दिया तो सेकंड डे यहां पे चला जाएगा, 4-5 दिन में आसपास में काम तलाश करेगा, और काम तलाश करने के बाद में मान लीजिए ये बी कंपनी मिल गई, लेकिन इसके दौरान बीच में जो ये समय रहा 4-5 दिन का, इस समय तो ये बेरोजगारी रहा ना। तो इस तरीके से 2 रोजगारों के बीच में यदि वह सर्च करने के लिए जाता है, कि मतलब पहले रोजगार छोड़ के दूसरा रोजगार जब प्राप्त करता है, उसके बीच में जितने समय तक वो बेरोजगार रहा उसको कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, और इसी का दूसरा नाम है भिन्नात्मक बेरोजगारी। और ये कैसी होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि अस्थायी कहाँ है, यहाँ पे काम छोड़ा उसके बाद में बेरोजगार हुआ, काम मिल गया, बेरोजगारी खत्म। तो इस तरीके से ये कौन सी बेरोजगारी होती है, अस्थायी बेरोजगारी होती है। इसके आगे बात करते हैं छिपी हुई या परछन बेरोजगारी। ये कौन सी होती है, इसमें वो बेरोजगारी होती है कि व्यक्ति काम करता हुआ तो नजर आता है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं नजर नहीं आता। जैसे बात करें इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है वो कृषि क्रियाओं में अधिक पाई जाती है। मान लीजिए
एक परिवार है और वह परिवार यहाँ पे ये 5 बीघा जमीन है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इससे समझ जाएंगे कि छिपी हुई या परछन बेरोजगारी होती क्या है। इसमें परिवार के अंदर 5 मेंबर हैं, 2 माता पिता है, 3 भाई हैं, ये मान ली ए बी और सी, ये 3 भाई हैं। तो 5 लोग और 2 माता पिता कितने को 5, ये पांचों यहाँ पे काम कर रहे हैं और 5 व्यक्ति काम करते हैं और मान लीजिए 20 क्विंटल अनाज हो रहा है। अब इसी दौरान क्या होता है, एक भाई इनमें से कहां चला गया, शहर जाके कमाने लग गया। शहर जाके कमाने लग गया, पीछे कितने बच गए, 4 लोग भी यहां पे काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन वही हो रहा है 20 क्विंटल। इसका मतलब एक व्यक्ति पहले अधिक लगा हुआ था लेकिन प्रोडक्शन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसको छिपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन छोटे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहा जाता है या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है, किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, कृषि क्रियाएं जो हैं, इसमें सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में बेरोजगारी के कारणों को स्पष्ट कीजिए कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी है। उन कारणों की यदि हम बात करें तो पहला ही है रोजगार परक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव। बच्चा जब पढ़ता है उसको शिक्षा तो मिलती है लेकिन उससे कोई उसको रोजगार परक शिक्षा नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि ये लो साहब सीनियर करके ये रोजगार करने लग जाएगा, ऐसा रोजगार नहीं, उसको प्रशिक्षण मिला है। तो ये रोजगार परक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव होने की वजह से क्या है, व्यक्ति बेरोजगार रहता है। दूसरा है बढ़ती जनसंख्या और श्रम शक्ति। अपनी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और उसकी तुलना में क्या है, रोजगार मिल नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों का इतना विकास ही नहीं हो पा रहा जितनी जनसंख्या जितनी तेज गति से बढ़ रही है। आगे बात करते हैं अनुपयुक्त तकनीक। जो तकनीकी अभी अपना रहे हैं अपन, उसके माध्यम से व्यक्ति बेरोजगारी हो रहे हैं, कोई उससे अधिक रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये अनुपयुक्त जो तकनीक है इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे बात करें कृषि का पिछड़ापन। जो कृषि का पिछड़ापन है, तो पिछड़ापन का मतलब यह है आज भी जो कृषि का क्षेत्र है इसमें विकास बहुत अधिक नहीं हुआ है। हालांकि व्यक्ति इसमें काम जरूर कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन में विकास नहीं हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। तो इस कृषि का जो पिछड़ापन है उसकी वजह से भी क्या है, लोग बेरोजगार हैं। रोजगार विहीन आर्थिक विकास, अपना आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहा, इसलिए अपन क्या कहेंगे इसको, रोजगार विहीन आर्थिक विकास। और छठवां है राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है और जो अपने यहाँ पे नियोजन हो रहा है, जो नौकरियां जनरेट हो रही हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से नहीं है, वो उनका अभाव है, जिसकी वजह से क्या है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन पॉइंटों के माध्यम से इसका आंसर आप पूरा एलोबरेट करके डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये इस वीडियो का अपना अंतिम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बेरोजगारी को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। आपके पास क्या सुझाव है जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। देखो, जब भी उपाय पूछे जाते हैं, जैसे गरीबी के दूर करने के उपाय समझ लीजिए, बेरोजगारी, तो जो कारण थे उनको पलट दीजिए, वही क्या बन जाते हैं, उपाय बन जाते हैं। अब बात करते हैं, एक तो ये बता दें कि बेरोजगारी की जो दर है कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता।
शून्य नहीं हो सकती। बेरोजगारी हमेशा ज़्यादा भी नहीं तो अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन संरचनात्मक और घर्षणात्मक जो बेरोजगारी है वो पाई जाएगी हमेशा। तो इसलिए जो बेरोजगारी है इसको दर को शून्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्प मात्रा में कौन सी बेरोजगारी, संरचनात्मक और घर्षणात्मक जो बेरोजगारी है वो हमेशा पाई जाएगी। अब इसके 4 पॉइंट प्रमुख हैं। मजदूरी और स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय, कि स्वरोजगार के जो कार्यक्रम हैं मजदूरों के लिए और मजदूरी जो है इनमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इससे क्या मिल जाए, रोजगार मिल पाए। शिक्षा को रोजगार परक बनाना, शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिससे पढ़ लिख के व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे, कोई ना कोई कार्य प्रारंभ कर दे। हालांकि आजकल स्कूलों के अंदर भी इस तरीके की योजनाएं, कुछ ट्रेड्स चालू कर दी, जैसे कंप्यूटर वगैरह है, तो इस तरीके से, और लड़कियों के लिए जैसे ब्यूटी पार्लर के कोर्स वगैरह स्कूल के स्तर पे भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। वो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बेरोजगार की दर कम रहे। कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन, क्या करना चाहिए, कौशल विकास, और कौशल विकास से क्या होगा, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, जिससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। और विकास के साथ साथ कृषि से मुक्त होने वाले जो आधिक्य श्रम है उनको खपाने के लिए उद्योगों में वृद्धि करनी चाहिए, उद्योगों की संख्या में बढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी उससे क्या होगा, वहाँ पे श्रम की मात्रा कम होगी, क्योंकि पहले व्यक्ति शारीरिक श्रम करके एग्रीकल्चर करते, मतलब खेती क्या करते थे। अब टेक्नोलॉजी जैसे आएगी, तकनीकी जैसे आएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, कम व्यक्ति ही एग्रीकल्चर मतलब खेती कर लेंगे। इससे क्या होगा, वहाँ से श्रम जो शक्ति है उसका आधिक्य होगा, मतलब वहाँ से निकल के जो आएगी, जो अधिक जो श्रम है वो वहाँ से जब एग्रीकल्चर से मुक्त होगा तो वो कहाँ जाएंगे, उनको खपाने के लिए क्या होना चाहिए, उद्योगों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर से व्यक्ति निकल के कहाँ पे अपना रोजगार प्राप्त कर पाए, उद्योगों में। तो इस तरीके से अपनी ये 7 क्वेश्चन लिए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप अपने तैयारी बिल्कुल जारी रखें और ये भी नहीं विचार करें कि ये लो एग्जाम तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। और इसका स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको समय देता हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।